तो मैं जो है आज सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर फिज़िक्स का मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें बेसिक है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं पहले कर लेता हूँ और अगर टाइम मिले तो मैं थ्योरी क्वेश्चंस भी लाऊंगा। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे जो है सो कुछ क्वेश्चंस है कि टोटल जो है सो 35 क्वेश्चंस होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फिर सेक्शंस वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो है सो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं सेक्शंस ए में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज़ करेक्ट रिलेशंस फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो फिगर्स दिया हुआ है इसमें ये देखने को मिल रहा है कि दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 लगा रहा है, और Q2 पे जो लग रहा है वो 1 लगा रहा है। बट यहाँ पे फोर्स का जो नेचर देख रहे हैं हम लोग वो क्या है, अट्रैक्टिव है। तो अगर दो फोर्स अट्रैक्टिव है इसका मतलब क्या है कि Q1 अगर पॉजिटिव रहा होगा तो Q2 क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव देगा, प्लस माइनस जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो ये जीरो से लेस देन डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस बन के आता है वो 2 आता है। तो इसका आंसर जो है वो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस ए आर, एट अ डिस्टेंस आर है, इट्स सेंटर इज वी, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी कितना होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना ले रहा हूँ। मान लीजिए एक सिस्टम है जहाँ पे एक तरफ माइनस क्यू है, एक तरफ प्लस क्यू है। तो इसका एक्सिस पे जो है, ये जो डाइपोल का एक्सिस होता है, इस एक्सिस पे जो है वो इसका सेंटर से यहाँ से आर डिस्टेंस पर कहीं पे पोटेंशियल वी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल। तो इसका जो इक्वेटोरियल यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे भी इसका सेंटर से अगर हम आर ऊपर जाते हैं तो इस पॉइंट पे जो है वो कितना पोटेंशियल होगा वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अगर इक्वेटोरियल पे हम लोग को सिंपल बात करते हैं तो जीरो पोटेंशियल होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव अगर एक तरफ होता है तो एक तरफ नेगेटिव होता है। अगर हम इधर प्लस क्यू मान रहे हैं तो इधर माइनस क्यू होता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो KQ/R होता है। तो इक्वेटोरियल पर जो है वो नेट पोटेंशियल का जो वैल्यू आता है वो ज़ीरो आता है। क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ज़ीरो आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई टाइम्स आने का बात ही नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर एक क्वेश्चन रहता तब कुछ बोला जा सकता था। तो यहाँ पे सीधा ज़ीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिगर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। मतलब बोल रहा है कि जो टेम्परेचर का डिपेंडेंसी है वो रेजिस्टिविटी के साथ दिखाया गया है। तो इसमें दो फिगर बनाया गया है, फिगर ए है और फिगर बी है। दोनों को 1 2 से रिप्रेजेंट करा गया है। मटेरियल मतलब मटेरियल ए और बी मटेरियल के लिए जो है सो दो फिगर्स बना दिए गए। तो इसमें हमको जज करना है कि कौन सा मटेरियल क्या होगा। तो हम एक लाइन बोलते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो रेजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ करता है मेटल के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए होता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो आपका रेजिस्टिविटी घटता है। तो इस टाइम पे जो आपका ग्राफ बन के आता है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो रेक्टेंगल हाइपरबोला हो जाएगा। और मेटल के लिए अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ करता है। तो कुछ स्ट्रेट लाइन या थोड़ा हल्का सा कर्वेचर्स मिलेगा। तो यहाँ सिंपल हम लोगों को यहाँ पे इसमें देखना है कि कौन मटेरियल सेमीकंडक्टर है। फर्स्ट में तो ये सेमीकंडक्टर ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मटेरियल ए सेमीकंडक्टर होगा। तो क्या कॉपर सेमीकंडक्टर है, नहीं। तो मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है 2 में कि ए इज़ जर्मेनियम, जर्मेनियम इज़ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड मटेरियल बी इज़ कॉपर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4, टू कॉन्सेंट्रिक एंड को प्लानर सर्कुलर लूप्स P एंड Q
have their radii in the ratio 2:3 है. Loop Q carries a current 9 ampere in the anti-clockwise direction. For the magnetic field to be zero at the common center loop P must carry. मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो जो है वो दो कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लानर सर्कल है. तो अगर हम एक सर्कल लेते हैं और एक और बड़ा सा सर्कल लेते हैं तो इसी को बोलेंगे कोप्लानर कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर को ध्यान में रखते हुए मैंने दो सर्कल ड्रॉ करा है, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा. और एक ही प्लेन पे मैंने किया है, जैसे ये पेपर पे ही किया है, तो इसको कोप्लानर बोलेंगे. अब यहाँ पे एक का रेडियस अगर हम लोग R1 मानते हैं तो दूसरा का रेडियस जो है यहाँ पे R2 हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं एक का रेडियस हम लोग R1 मारते हैं तो दूसरा का रेडियस क्या लेना होगा, R2 लेना होगा. तो यहाँ पे जो है सो R1/R2 का रेशियो जो है सो दिया हुआ है 2/3. ठीक है. तो बोल रहा है कि अगर हम इसका जो फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी ज़ीरो, तो क्यू की इसका नाम क्या रखा है, पी रखा है, और बाहर वाला का नाम क्यू रखा है. तो क्यू में जो करंट कैरी कर रहा है वो 9 एम्पियर कर रहा है. इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है 9 एम्पियर. तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने दिखा दिया है वो. ठीक है. और हमको पी में जज करना है कि कितना करंट होगा और कौन सा डायरेक्शंस में होगा. ठीक है. तो हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं. तो अगर हम दो लूप के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पे दो लूप के लिए अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पहला बात हम लोग को जो सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे μ0I/2R होता है. तो हमको क्या करना होगा कि अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेंटर पे ज़ीरो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड टू भी ज़ीरो होना चाहिए एट द कॉमन सेंटर पे, तो इसका मतलब इसके वजह से जो फर्स्ट सर्कल जो है उसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेकेंड सर्कल के लिए भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों का सम हमेशा जीरो आना चाहिए. सिंपल भाषा में बोले तो सम मतलब क्या है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये बना के देगा उतना ये और एंड ऑपोजिट होना चाहिए. तो इसी को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेट कर देते हैं. यानी पी का जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही क्यू का होना चाहिए. पी का जो होगा वो कितना हो जाएगा, μ0, और इसमें करंट हमको पता नहीं है तो I1 मान लेते हैं, डिवाइड बाय 2R1. और यहाँ पे हो जाएगा μ0I2, हमको 9 दिया हुआ है, डिवाइड बाय, इसको 9 लिख दे रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा 2R2. तो यहाँ से देख रहे हैं μ0 से μ0 कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा और R1 यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे बेसिक हमारा जो करंट I1 इक्वल्स टू होगा वो कितना हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 यहाँ पे बच रहा है और R1 यहाँ पे आ जाएगा तो R1/R2. और ये रेशियो हमको कितना दिया हुआ है, 2/3. तो यहाँ पे जो है सो कितना हो जाएगा, 9 × 2/3. तो ये कट करके हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो 3 ज़ा यहाँ पे 3 टाइम्स में कटेगा. तो यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो है सो हमारा करंट जो बन के आ रहा है वो 6 एम्पियर आ रहा है. और डायरेक्शंस क्या होगा, तो हमने देखा था कि बाहर वाला में जो डायरेक्शन था वो एंटी क्लॉकवाइज था. तो इसका जो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो आउटवर्ड हो रहा है, तो इसकी वजह से इनसाइड होना पड़ेगा. तो करंट का डायरेक्शन चेंज करना होगा, क्लॉकवाइज करना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्लॉकवाइज होगा. तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बन के आ रहा है वो 4 बन के आ रहा है. तो इसका मतलब 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो बेसिक यहाँ पे है कि सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो आप खाली बस कंपेयर कर दो μ0I/2R. तो दोनों को इक्वेट करके यहाँ पे R1 I1 R2 करके कर सकते हैं आप. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर of circular cross sections of radius or carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross sections. The ratio of magnitude of magnetic field at a point distance a/2 above the surface of the wire to that at point distance a/2 below its surface. तो ये क्वेश्चंस बेसिकली बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कोई वायर है, थोड़ा सा इसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस में लेना है, मोटा सा ले लेते हैं हम लोग.
तो इसका जो सेंटर है यहाँ से ये कितना दिखाने बोला है ए, सिर्फ ए आप लेना है। अब इससे बाहर इसका सरफेस ये वाला है, तो इसके सरफेस से बाहर a/2 लेना है और इसका सरफेस से थोड़ा सा अंदर, तो ये रेडियस पूरा अगर a है तो इसका हाफ तो इधर कहीं होगा इसका, तो यहाँ पे a/2 मान लेना है। तो इस तरह से इसके ऊपर हम a/2 जाएंगे और इसके नीचे जाएंगे, तो कितना बन करके इसका रेशियो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, वो मुझे बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे देख रहे हैं कि बाहर वाला पॉइंट जो होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी वजह से होता है वो होता है म्यू नॉट I/2 पाई आर, कैपिटल आर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। फिर से थोड़ा फ्रेज कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो आउटसाइड होता है, हम आउटसाइड BO लिख लेते हैं आउटसाइड के लिए, तो यहाँ पे होता है क्या, म्यू नॉट आई कर लेते हैं /2 पाई स्मॉल r यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे r का वैल्यू जो है इसके लिए हम लोग ने कितना यूज़ करा है, म्यू नॉट I/2 पाई, और r जो होता है वो यहाँ पे सेंटर से होता है, तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस जो बन के आएगा a, तो वहाँ पे रेडियस है और a/2 बाहर और भी जाना है, तो टोटल यहाँ से 3a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 3a/2। ये फैक्टर जो है सो सॉल्व आप करेंगे, 2 नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर हम बात करें यही ना, यहाँ पे जो 2/3 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 होगा, और इधर म्यू नॉट I/2 पाई आर हो जाएगा, या ए लिया था मैंने तो ए हो जाएगा। तो ये फैक्टर मुझे पता चला कि यहाँ 2/3 रेशियो बन रहा है। इसी तरह से अगर हम बी इन साइड के लिए निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई तो होगा ही होगा, ऊपर वेरिएबल आ जाता है, स्मॉल आर ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये आर जो होता है वो रेडियस होता है जो उस वायर का होगा। तो यहाँ पे जो है उसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट I/2 पाई, अच्छा आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो हमको सेंटर से देखेंगे तो हाफ ही रहेगा, तो a/2 होगा, और ये तो हम लोग को पता है 2/3 यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना है। और आर स्क्वायर का मतलब क्या, a स्क्वायर, रेडियस तो a है तो a स्क्वायर, तो यहाँ से a से a कटेगा, तो अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ से देखें तो सिर्फ ये 2 आएगा, तो 1/2 हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन जो है, हाँ सॉरी फॉर इट, यहाँ पे जो है सो मैंने देखा कि जो बन के आ रहा है B1 वो आ रहा था 2/3 फैक्टर आ रहा था, और B2 जो आ रहा था वो यहाँ पे 1/2 एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा था। आप रेशियो यूज़ करने जा रहे हो ना, तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको बस आप इमेजिन करा करो। तो यहाँ पे जब हम इसका रेशियो यूज़ करेंगे तो ये 2 सबसे नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये 4/3 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो 3 हो जाएगा, 5 का 3 हो जाएगा ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यहाँ पे इफ़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ इंक्रीज्ड इट्स परमेबिलिटी। तो पहला बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो म्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है B/H। अब यहाँ पे ये जो B होता है वो इनसाइड मटेरियल के लिए होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल में जो डेवलप होता है वो होता है, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आउटसाइड से जो मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज कराते हैं मैग्नेटाइज करा के वो होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात कर रहा है वो इसका बात कर रहा है, एच का बात कर रहा है। तो अगर ये बढ़ेगा तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा मेरा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 है कि नहीं सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है एन आयरन कोर में कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज with an electric bulb with AC source as shown in figure. When iron piece is taken out the coil, the brightness of the bulb will be कितना होगा। तो एक आयरन कोर मटेरियल कनेक्ट करा गया है यहाँ पे, इसमें देख रहे हैं सीरीज़ में एक बल्ब के साथ, और AC सोर्स भी यहाँ पे है,
आयरन पीसेस इज टेकन आउट द कॉइल, अगर हम यहाँ से आयरन जो पीस डाला हुआ था वो बाहर निकाल देंगे तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब क्या हो जाएगा। तो बेसिक यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे ये काम करेगा, यहाँ पे कोर मटेरियल होगा तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा। मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से करंट जो होता है इसमें वो अपोजिट डायरेक्शंस में इंड्यूस होगा इसमें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट इंड्यूस होता है वो अपना चेंज को अपोज करता है, जो भी अपना इंड्यूस होता है उसको ही अपोज करता है। तो अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो इसमें जो होगा प्रोड्यूस वो इधर होगा अपोजिट डायरेक्शंस में। इससे क्या होगा, करंट रिड्यूस होगा तो बल्ब जो है सो लेस होगा। लेकिन आप निकाल दे रहे हो तो निकालने से क्या होगा कि बढ़ जाएगा हमारा करंट। तो करंट बढ़ने से हमारा बल्ब का ग्लो भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, आयरन पीस टेकन आउट बाहर किया जा रहा है, तो उस टाइम पे हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चंस, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कौन सा हमारा ऑप्शंस गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमारा है वो पूरा पढ़ना है। तो दे वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, ऐसा तो नहीं है ये तो। हाँ बात सही है, सॉरी यहाँ पे बोला है कि ये ज़रूरी भी नहीं है, अगर मटेरियल मीडियम नहीं भी वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर सकता है, वो चल सकता है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम टाइम, सही है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, सही है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फैक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, नहीं। आप देखोगे कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं तो वहाँ पे एक अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर फ्लैक्चुएट करता है तो एक जेड एक्सिस के अबाउट फ्लैक्चुएट करता है। तो इससे क्या होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये पैरेलल यहाँ बोल दिया है तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे, और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और सर्कुलर एलिप्टिकल लूप, 4 लूप आपको दिए गए हैं ऑल इन द एक्स वाई प्लेन। सारे के सारे जो है, जैसे कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं एक रेक्टेंगल दिया गया है, एक स्क्वायर दिया गया है, एक सर्कुलर है, एक इलिप्स है। तो यहाँ पे बोल रहा है आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर का डायरेक्शन दे दिया वी आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड along the negative z axis direction. The induced EMF during the passage of this loop out of the field region will not remain constant. किसके लिए हमारा बोल रहा है ये पूरा कि हमारा 4 लूप है और एक्स वाई प्लेन पे लाइकर मैं मान लेता हूँ कि इस पेपर जो है वो हमारा एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम लोग अपने से इसको क्रॉस मान सकते हैं सब में कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड परपेंडिकुलर है, और मैग्नेट वेलोसिटी का भी जो है सो डायरेक्शन डिफाइन करा है। तो यहाँ पे हमको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फ्राइडे लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के जो है वो इक्वल होता है द नेगेटिव ऑफ द डी फाई बाई डी टी। तो अब फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स चेंज किस पे डिपेंड करता है, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म बोल दिया है, तो ले दे करके यहाँ एरिया से रिप्रेजेंट करेगा कि एरिया एक यूनिट चेंज में किसके लिए चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको समझे तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या होगा कि अगर हम इस रेक्टेंगल के लिए यूनिट चेंज करते हैं डेल्टा एक्स, तो जितना यहाँ पे इसका लेंथ बढ़ेगा नेक्स्ट डेल्टा टी में उतना ही फिर से बढ़ेगा। इसी तरह स्क्वायर में भी डेल्टा टी टाइम में जितना यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा उतना ही नेक्स्ट में बढ़ेगा। तो ये रेशियो जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए। तो एरिया भी यहाँ से हमारा जो है सो ये रेशियो जो बनेगा, क्योंकि फ्लक्स के हम क्या लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, तो इसका एक कांस्टेंट है ना और एक वेरिएबल है। तो हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ। तो ब्रीथ हमेशा क्या हो रहा है कि टाइम के साथ इक्वली रेशियो दे रहा है, अगर हम डेल्टा टी के साथ देख रहे हैं डेल्टा बी को तो या डेल्टा एक्स को तो।
तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जो है वो ये दोनों लूप के लिए इक्वल आएगा। लेकिन अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पे डेल्टा टी टाइम पे जितना ये एरिया बनेगा हम नेक्स्ट वाला में उतना नहीं ऑफ कर सकते, ये बढ़ जाएगा। तो बेसिक ये होता है कि लूप जो होते हैं हमारे, चाहे वो सर्कुलर लूप हो या एलिप्टिकल लूप हो, उनके लिए हमारा ईएमएफ कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन जो है वो किसके लिए हो जाएगा कि ये सर्कुलर लूप और इलेप्टिकल लूप के लिए हमारा ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो है सो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया है, तो 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पाथ डिफरेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेरेंस वेव्स is 1/8 of the wavelength. The ratio of intensity at this point to diet at the center of bright fringe is close to। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए होता है वो होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल बाई 2 होता है। अब यहाँ पे डेल बाई 2 जो होता है वो डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डेल का फॉर्मूला जो होता है वो के डेल्टा एक्स होता है। तो के डेल्टा एक्स होता है तो यहाँ पे के का फॉर्मूला 2 पाई/लैम्डा हो गया और यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस का जो यहाँ पे लोचा है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये 1/8 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 1/8 पुट करते हैं किसका, वेवलेंथ का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई/लैम्डा और यहाँ पे 1/8 ऑफ लैम्डा बोल रहा है, तो इससे ये कट जाएगा। तो 2 पाई बार ये यहाँ से इतना बार में कटेगा पाई/4, यानी कि कुल मिला करके अगर डेल का वैल्यू यहाँ से देखें तो पाई/4 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग इंटेंसिटी निकालें तो कितना हो जाएगा, आई नोट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं और कॉस स्क्वायर पाई/4। तो जब आप इसको सॉल्व करके लाओगे एक रेशियो निकालना आई बाई ये आई नोट डिवाइड में चला जाएगा, तो ये रेशियो जितना भी आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये ऑप्शंस लगभग आता है 0.85। तो आप देख लोगे कॉस स्क्वायर पाई/4 का निकाल करके, तो ऑप्शंस 10 का जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे जो है वो रिवीजन लगता है कि कोई फॉर्मूला स्पीड है या कुछ भी है तो आप उसको रिविजन्स करो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ नहीं आया है, मैं ट्राई करूँगा उसको जवाब देने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है सो बोला द वर्क फंक्शन फॉर मेटल सरफेस इज़ 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटल। तो इसका इस फॉर्मूला पे आप बना सकते हो सिंपल। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ नोट होता है। अब एफ नोट को सी बाई लेमडा करते हैं तो एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से जो है सो इस लेमडा को निकालने का बात कर रहा है तो आप इसे निकाल लोगे। ये लगभग आंसर जो है मैंने तो कैलकुलेट नहीं करा है, तो आप इस ऑप्शंस को टैग करके अपना कैलकुलेट करके निकाल लोगे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है आपको, फाइन नोट का वैल्यू दिया हुआ है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 कर लोगे। एच का वैल्यू जो है सो आपका दिया 6.625 × 10⁻34 और सी का वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय वेवलेंथ। तो यहाँ से आप जो है वो कंपेयर कर लोगे, इधर फाइन नोट का वैल्यू होगा तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, आप कैलकुलेट करके आंसर टिक कर लोगे। ये तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और हाँ, आप जो भी देख रहे हो इस वीडियोस को, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि और भी ज़्यादा सेट जो है सो मिलता रहे, आपके तक पहुंचता रहे। और एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे शेड्स होते हैं, आपका जैक बोर्ड भी है, तो सारे लोगों के लिए मुझे लाने होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा थोड़ा लगता है पोटेंशियल मिलता है जब बच्चे आप रिस्पॉन्स करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 बोलता है रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 10⁻11 मीटर। द रेडियस ऑफ थर्ड सेल में पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होता है एक प्रोपोर्शनल जो फॉर्मूला देता है बोर्स के अकॉर्डिंग n² z होता है। तो 1 के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर भी 1 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट इनर मोस्ट बोल रहा है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट सबसे पहला, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम लोग डैश निकालते हैं तो वो प्रोपोर्शनिटी निकालेंगे तो n² कितना 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे A1 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा।
तो अगर हम लोग इसका ये इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सो अगर हम लोग निकालते हैं सेकेंड इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, तो ये रेशियो जो आएगा वो आर डेस इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ आर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 और जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना 9 से। तो जो भी है 5 पॉइंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 इंटू इतना। तो ये भी जो भी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा वो लगभग लगभग फोर्थ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 4.77 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ट्रू। कौन सा न्यूक्लियर फोर्स के लिए स्टेटमेंट गलत है। तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज डिस्टेंस इज मोर देन द फ्यू फेमटोमीटर, बात सही है। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम फोर्स, नहीं। न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सर यहाँ जो 13 का हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बोल रहा है यहाँ पे कि इफ़ द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V1 इज़ 40 वोल्ट है, देन द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V2 इज़ कितना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग जो है वो वोल्टमीटर जो रेजिस्टेंस का यहाँ पे है, इसको हम लोग थोड़ा इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो इसी को तो हम लोग ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये LCR सीरीज सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस आपको थोड़ा सा जो है वो डायग्राम ऐसा बनाया गया है कि देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगे, बट कॉम्प्लिकेशंस ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसमें वोल्टमीटर लगा दिया गया रेजिस्टेंस का वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, और ये दोनों का एक बार ऐड होकर के आए, इसलिए यहाँ पे कंबाइंड लगाया गया वोल्टमीटर। तो मुझे वही V1 का रीडिंग मेजर करना है। तो यहाँ पे जो है सो बेसिक फेज़र डायग्राम के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है नेट वो कितना होता है √VR का स्क्वायर LCR के लिए, और यहाँ पे VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे V जो है वो नेट कितना होगा, तो इसी को हम लोग RMS बोलते हैं। और ये RMS जो होता है मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 होता है, इक्वल्स टू यहाँ पे जो है सो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है सो 40 दिया होता है, तो यहाँ 40 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे VL माइनस VC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे VM आपका दिया हुआ है मैक्सिमम वोल्टेज कॉफिशिएंट का होता है, तो 50√2 डिवाइड बाय √2, तो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे बाकी सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो 50 आप रूट हटाओगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 40 का स्क्वायर, और इधर यहाँ पे VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2500 हो जाएगा, माइनस 1600 हो जाएगा, इक्वल्स टू इतना का होल स्क्वायर। तो ये फिर आपका यहाँ पे 900 बन के आएगा। इसका रूट ऑप्शन सॉल्व करोगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज द फंक्शन ऑफ x इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे जो है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका फिगर दे दिया गया है, वोल्टेज वर्सेस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो उसका ग्राफ हम लोग को जज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, उसी फंक्शन x के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस dV/dx होता है। अब जहाँ पे V स्ट्रेट लाइन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों, यहाँ पे V अगर देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, V इक्वल्स टू kx। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है, या यहाँ पे x है तो x कर देता हूँ मैं kx। तो यहाँ पे जो है सो अगर kx पुट करेंगे तो क्या होगा, k कांस्टेंट है बाहर, dx/dt कितना आ जाएगा 1। तो आने की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है सो बेसिक अगर देखा जाए तो इस पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है, नेगेटिव पार्ट में होगा क्योंकि हम लोग माइनस दिए हुए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, माइनस dV/dx।
तो यहाँ पे जो है माइनस पार्ट में होगा। फिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ कांस्टेंट पुट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो ज़ीरो देगा, तो 2 से 4 तक ज़ीरो होगा। फिर यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट में होगा। तो आंसर सीधा दिख रहा है कि आंसर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, तो कुछ क्वेश्चंस असर्शंस रीजन्स के हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आ जाते हैं असर्शंस रीजन्स के क्वेश्चन डायरेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 दिया हुआ है कि असर्शंस बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डॉपिंग। बिल्कुल, अगर हम लोग डॉपिंग करते हैं कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो बेसिक क्या होता है वहाँ पे, उसका कंडक्टिविटी ही तो इंक्रीज़ कराने के लिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या आयंस बने। डॉपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर। बिल्कुल, तो दोनों अगर यहाँ पे बात करें तो दोनों में सही है कि ए भी सही है, रीजन्स भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि असर्शन बोल रहा है कि इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ़ द सेपरेशन जो डी है यहाँ पे बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज एज वेल एज द डिस्टेंस डी जो है स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट बोथ ऑफ द आर रिड्यूस टू 1/3 देन न्यू फ्रिंज विथ रिमेन्स द सेम। ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, स्मॉल डी को भी 1/3 डिक्रीज करना है डी डैश, और कैपिटल डी डैश को भी 1/3 डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, बोथ को रिड्यूस करने बोल रहा है। तो आने अगर दोनों को रिड्यूस करना है तो हमको पहले तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देखना होगा क्या होता है। तो यहाँ पे जो है वो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो अगर हम इसको भी 1/3 घटा रहे हैं, यहाँ पे भी 1/3, तो ये रेशियो तो कट जाएगा ना, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट देगा। तो बात सही लिखा है कि विथ रिमेन्स का सेम, तो हाँ असर्शंस आपका सही है। रीजंस क्या है कि फ्रिंज विथ इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, नहीं, कैपिटल डी ऊपर है स्मॉल डी नीचे है, तो ये गलत हो जा रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे जो बन के आ रहा है वो सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो एक असर्शंस पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे असर्शंस कह रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैव अ स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोनोक्रोमेटिक लाइट से प्रोड्यूस होता है, क्या वो जितने भी हैं मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो अपना काइनेटिक एनर्जी को स्प्रेड आउट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। इसका रीजन्स जो है वो बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द इनसाइड द मेटल सरफेस लॉस्ट इन द कोलिजन विद अदर एटम्स इन द मेटल। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके मेटल सरफेस पे वो यहाँ से इमर्ज आउट होते हैं, तो उसी को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो बिल्कुल जितने भी निकलते हैं वो सारे अपने काइनेटिक एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और सबका काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स डेप्थ से जा रहे हैं तो उनको बहुत सारे कॉलिजन फेस करके जाना है, तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगा, जो यहाँ से निकल रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो असर्शन सही बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी स्पीड हो जाता है इन देयर काइनेटिक एनर्जीज में। और रीजंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी सही लग रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इमिटेड फ्रॉम द मेटल सर्फेसिस लॉस्ट जाता है किसमें, इन द कोलिजन विद द अदर एटम्स इन द मेटल। तो यहाँ दोनों सही है और रीज़न जो है सो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस तरह से आपका सेक्शंस ए जो है वो ख़त्म होता है। और प्लीज़ इस चैनल से जो भी जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।